हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम यूनिट 11 कर रहे हैं आपके सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है MSO 004 का। तो इसमें हम यूनिट 11 कर रहे हैं मैरिज एंड इट्स चेंजिंग पैटर्न इन इंडिया। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर एक्सप्लेन कर दूँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, बट कुछ वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी आप अपने बुक में चेक कर लीजिएगा। ऑल्दो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना कंसाइज हो सके आपको बता सकूँ। तो आपको पता होगा कि सोशियोलॉजी में जो हम जब भी शादी की बात करते हैं, मैरिज की बात जब करते हैं, तो वो सोशियोलॉजिस्ट का फेवरेट टॉपिक हो जाता है पढ़ने का। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो समाज में एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है परिवार का, वो मैरिज होता है या किनशिप होता है। किनशिप क्या होता है कि कैसे हम लोगों के बीच में समाज में रिलेशनशिप बन रहे हैं बाय ब्लड, बाय मैरिज, उन सबको हम किनशिप बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत की ही बात करें तो आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, और हर जगह मैरिज का पैटर्न अलग है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, इतनी वेरिएशन हो जाती है शादी को लेके कि हम एक रूल या एक डेफिनेशन मैरिज की बना ही नहीं पाते। जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में जो शादी होती है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में शादी होती है, दूल्हा दुल्हन हो गए, उनकी शादी हो रही है। बट वही नायर्स हैं जो साउथ इंडिया के केरला का एक ग्रुप है, या एक कास्ट सब कास्ट मान लीजिए, उनमें जो शादी होती है तो अ, उसके शादी का कॉन्सेप्ट काफ़ी ब्लर है। क्योंकि जो लड़की होती है उसके पास मल्टीपल हस्बैंड या विजिटिंग हस्बैंड आ सकते हैं, और जो परिवार का धन या परिवार में जो बच्चा होगा वो अपनी मदर के साइड से अपनी प्रॉपर्टी लेगा। एक तरीके से मातृ सत्तात्मक हो गया, मैट्रिलिनियल फैमिली। बट वही अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो पैट्रिनियल शादी है, पितृसत्तात्मक समाज है, क्योंकि पापा से उसके बेटे को मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे नायर्स में मदर से बेटे को या बेटी को मिलता है, फिर वो आगे ऐसे ट्रांसफर होता जाता है। तो फीमेल का लाइन है। तो अब एक ही कंट्री में देखिए इतनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है। कोई यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ शादी नहीं होता है। ठीक है, ना ही डिवोर्स होता है, ना ही और कुछ होता है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ना मैरिज को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो बहुत सारे फेमिनिस्ट और दलित स्कॉलर्स हैं, वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं शादी जो होता है उसमें महिलाओं को दबा के रखा जाता है, या महिलाओं को उतनी छूट नहीं मिलती। यानी शादी जो होती है वो कहीं ना कहीं महिलाओं से उनके अधिकार छीन लेती है। बट वहीं पे कुछ और लोग हैं, वो बोले कि नहीं, समाज में शादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत लोग ये डिमांड करते हैं, जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं, कि इस तरीके का हम समाज बनाएं जहाँ पे महिला और पुरुष को बराबरी मिले शादी में। ठीक है, और बहुत सारे समाज में, जैसे पहले जो शादी की प्रथा थी या उम्र था, उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है समय के साथ। जहाँ 12 साल उम्र था, फिर 14, फिर 16, फिर 18 हुआ लड़कियों की शादी का। तो समय के साथ जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, शादी का भी पैटर्न चेंज होता जा रहा है। देखिए एक ना प्रॉपर, हमारे पास मैंने शुरुआत में ही बताया कि प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं है शादी की। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक महिला और पुरुष शादी कर रहे हैं, या एक महिला और पुरुष का साथ में आना और धर्म के हिसाब से फेरे ले लेना, या निकाह कर लेना, या कुछ भी इस तरीके का मैरिज है। क्योंकि अब तो लड़का लड़का भी कर रहे हैं, या लड़की लड़की भी कर रही हैं, या एक जगह पे मल्टीपल हस्बैंड या एक जगह पे मल्टीपल वाइफ का भी कॉन्सेप्ट है। तो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपने आप में डिफाइन करना। स्टार्ट में ही आपको बताया कि जो जब भी हम मैरिज को डिफाइन करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि हर जगह मैरिज डिफरेंट तरीके का है। कहीं लड़का लड़की कर रहे हैं, कहीं लड़का लड़का कर रहा है एक दूसरे से। तो बहुत प्रकार की शादियाँ, अब हम उसे डिफाइन कैसे करें? तो हमारे दो थिंकर आते हैं, एक लीच, एक गॉफ। तो लीच का जो डेफिनेशन होता है ना, वो ज़्यादा फोकस करते हैं लीगल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैरिज का, कि तो जैसे किसी की शादी होती है तो इसका मतलब ये हुआ, या शादी का डेफिनेशन ये हुआ कि दो लोग आए। एक ज़्यादातर लोगों ने प्रिज्यूम यही किया है कि महिला और पुरुष आए, और उन लोगों ने राइट्स समझी अपनी, कि हम शादी करने के बाद कुछ हमारे राइट्स मिल जाते हैं ना, कि आप एक साथ रह सकते हैं, आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपनी फैमिली बना सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो गॉफ है वो डिफाइन करते हैं कि
जो मैरिज है ना वो सिर्फ सोशल नहीं है या हमें राइट्स मिलना नहीं है, ये उसको डिफाइन करते हैं कि मैरिज में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि किनशिप कैसी होगी, हम देख के स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें कि आप किस कास्ट से आते हैं, किस क्लास से आते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भी देखा जाता है, इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स भी देखा जाता है। कई जगह आपको पता है कि दहेज लेने देने की प्रथा है, या किस तरीके से मैरिज के बाद जो शादी करके लड़की आएगी उसके बेटे को प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी वेरिएशन आपको देख लेंगे। तो मैरिज अर्थव्यवस्था से संबंधित भी है, इकोनॉमिक से भी संबंधित है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, आपको पता है कि हर धर्म का अपना जो विवाह करने का, शादी करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ऑफ कोर्स ये भी ये बात मानते हैं गॉफ कि हमें राइट्स भी मिलती हैं कुछ शादी करने के बाद, और कुछ हमारे कर्तव्य भी हो जाते हैं कि अब शादी करने के बाद ये मतलब पति का धर्म है, ये स्त्री का धर्म है। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। तो बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है, जो जिस कल्चर में रहे हैं उस हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोगों के पास कभी भी सिंगल नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि जो गॉफ है वो कंसिडर करते हैं पॉलीथेटिक एंड ओपन एंडेड चेकलिस्ट शादी को। देखिए अब इससे मतलब क्या होता है। अब मान के चलिए कि एक कल्चर में शादी जो हो रही है वो दो परिवारों को जोड़ रही है। तो कुछ जगह पे पैसे के लिए हो रही है, कुछ जगह पे ये हो सकती है कि लड़का लड़का कर रहा है, कुछ जगह पे लड़की लड़की कर रही है। या मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम एक पूरी लिस्ट बना दें मैरिजेस की, सिस्टम की। और मैरिज किसी भी टाइप का हो सकता है, बिकॉज एक डेफिनेशन देके तो हम नहीं डिफाइन कर सकते कि दो महिला पुरुष, मतलब सॉरी, महिला और पुरुष साथ आए और शादी हो गया। उसके साथ बहुत सारी और चेकलिस्ट होती है। अपनी कास्ट का होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए। ऐसा अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं एक शादी के अंदर। तो ये भी उसी तरीके के डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर चेकलिस्ट, ओपन एंडेड चेकलिस्ट नहीं रखेंगे तो बहुत सारे कल्चर और प्रैक्टिस छूट जाएंगे। कई तरीके हैं शादी का। आप अगर किनशिप वाला चैप्टर पढ़ेंगे या धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ट्राइब्स जो होती है ना उनकी शादी का अलग तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप दुल्हन को उठा के लेके गए, या आप दुल्हन के साथ डोमेट्री में, जो लड़की है उसके साथ आप डोमेट्री में रह रहे हैं, उसके घर में जाके रह रहे हैं कि मैरिज से पहले, कि आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी है या नहीं चेक करने के लिए, या आप उसे वॉर में जीत रहे हैं। तो बहुत तरीके हैं शादी के। तो हम उसको एक पहलू या एक ही दो चार चीज़ें बता के कि ऐसी होनी चाहिए शादी हम नहीं डिफाइन कर सकते। इसलिए बोल रहे हैं कि चेकलिस्ट होनी चाहिए, गोफ, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर मैरिज का जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो ज़्यादातर थिंकर्स ने ये कहा है कि एक तरीके का परंपरा है, एक तरीके का कानून है, और पैट्रियार्किकल होना चाहिए और हेट्रोनॉर्मेटिव होना चाहिए। अब इनका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए मोस्ट ऑफ सोसाइटीज़ को कुछ को छोड़ दें तो पैट्रियार्किकल सिस्टम पे ही बनी हुई, यानी पुरुषत्वात्मक, जहाँ पे महिला की शादी होगी वो अपने पति के घर पे, या उसके पति का भी फादर वहाँ पे रह रहा है, उनके घर पे आएगी और उन्हीं के हिसाब से सिस्टम होगा। उसके बच्चे होंगे तो उसके लड़के को प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी खुद लड़कियों को बहुत कम राइट्स मिलता है। यानी पैट्रियार्की, पुरुषत्वात्मक समाज की बात की गई है। हेट्रोनॉर्मेटिव, कि हम सोच लेते हैं कि शादी का जो मतलब होता है उसमें एक महिला और एक पुरुष होंगे। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखें तो पूरी LGBTQ+ कम्युनिटी जो आती है, जहाँ पे महिला महिला, पुरुष पुरुष भी साथ आना चाहते हैं, उनको हम हटा देते हैं मैरिज के पूरे कॉन्सेप्ट से, जो भी पहले की डेफिनेशन है। ऑफ कोर्स समय के साथ अब डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब मैरिज का एक और कॉन्सेप्ट होता है कि लेजिटिमेसी किसी को दी जा सके। मान लीजिए आपने बहुत बार ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि कई लोगों के फादर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब फादर एक्सेप्ट नहीं करते या किसी के फादर नहीं है, या बहुत सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है खुद की लेजिटिमेसी, यानी बता पाना कि हम प्रॉपर तरीके से बोर्न हुए। इसको सिंपल कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि एक शादी कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर थप्पा लगाती है कि आप अगर एक शादी से पैदा हुए बच्चे हैं तो आपको किसी का, आपके पिता का, माता का आपको नाम मिला है तो आप प्रॉपर हैं, या आप मतलब आपको हर कोई एक्सेप्ट करेगा। आप अगर
प्रॉपर्टी अपनी फादर की लेना चाहते हैं, तो आप उस उनके लेजिटिमेट चाइल्ड होने चाहिए, आप उनके द्वारा कानूनी तौर पे एक्सेप्टेड होने चाहिए, तभी जा आपको आपको कुछ मिलेगा। तो शादी कहीं ना कहीं एक टैग या एक थप्पा देती है कि जो भी इससे बच्चे पैदा होंगे उनको उनके फादर के या मदर के प्रॉपर्टी में भी राइट मिलेगा और समाज में भी उनको राइट मिलेगा। लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? आपको राइट्स मिलना, ठीक है। और अगर आप बिना, कई बार आपने सुना होगा या कई बार आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि बहुत बड़े सीईओज होते हैं और उनके जो बच्चे शादी के बाहर पैदा होते हैं उनको कोई राइट नहीं मिलता, कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं शादी एक तरीके का कल्चरल मैकेनिज्म भी है कि अपने राइट्स रिचुअल्स वगैरह को फॉलो कर सकें। अब अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में जो शादी होती है वो कहीं ना कहीं हमारा धर्म माना जाता है, ठीक है। आपको एक बात जान के काफ़ी प्रसन्नता होगी कि हिंदू धर्म में कभी भी जो साधु का जीवन होता है या पारिवारिक जीवन को छोड़ के आप तो त्याग करते हैं ना, त्याग करने को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। हमारे बेसिकली हिंदू धर्म में शादी को एक बहुत ही बड़ा धर्म ड्यूटी मानी जाती है हमारी। और वो 3 चीज़ों के लिए अगर हम धर्म शास्त्र को समझें तो धर्म शास्त्र में शादी करने के 3 कारण बताए गए हैं। सबसे पहले कि ये आपका धर्म है, ठीक है, मतलब ये आपको करना चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको मतलब अपने जीवन के बिताने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो या आपका जीवन जो है वो आप अपने सोसाइटी, देखिए हम सब ने जब पैदा हुए हैं तो हम धरती पे अपना कुछ कर्तव्य करने के लिए आए हैं, अपने पूर्वजों का जो हम पे कर्ज है वो चुकाने के लिए आए हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें शादी करना चाहिए क्योंकि समाज को, कल्चर को, धर्म को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कारण शादी करने के लिए होता है कि हम ऑफस्प्रिंग या जो भी बच्चे हैं उनको पैदा करें जो लेजिटिमेट होंगे ऑफ कोर्स। एंड ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है कोई भी परिवार को चलाने के लिए। किसी भी, हम नहीं कहते कि हमारे कुल का मतलब ये हमारे कुल का ज्योति है या हमारे कुल के नाम को आगे बढ़ाएगा, तो बच्चे जो होते हैं वो किसी भी फैमिली को, उनकी लीनियज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और रति इसलिए क्योंकि हमारा जो धर्म है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्लेजर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि मनाही है। तो ये भी जीवन में हमें ज़रूरी है। आपको पता होगा कि ये किस लिए की जाती है या क्या कारण हिंदू धर्म में बताया गया है कि आप शादी करके लीगली अपने जो बच्चे हैं वो प्राप्त करेंगे और वो जो आपका परिवार है, आपके रिचुअल्स है और आपकी इकोनॉमिक सपोर्ट है, उन सब में हेल्प भी करते हैं। एंड हम गृहस्थ के जीवन में जाते हैं तो हर इंडिविजुअल को बहुत सारे रिचुअल फॉलो करने पड़ते हैं। आप हिंदुइज्म में हमारे जीवन को बहुत सारे स्टेजेस में बांटा गया है, तो आप कमेंट में करके बताइए कि वो स्टेजेस क्या है। एंड अगर आपने गृहस्थ का जीवन नहीं बिताया तो आपका जीवन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट माना जाएगा धर्मशास्त्र के हिसाब से। और ज़्यादातर मैरिज हिंदुइज्म में हेट्रोनॉर्मेटिव, जैसे कि मैंने बताया, एक महिला और पुरुष साथ में आ रहे हैं, पैट्रियार्किकल फैमिली स्ट्रक्चर में होता है हिंदू सोसाइटी में। ऑफ कोर्स मैट्रियार्कल भी मिल जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है।